हेलो गाइस, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1 के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गाइस, मेरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में ही उसे बंद कर देते हैं या आगे नेक्स्ट करके देखते हैं। गाइस, इस प्रकार तैयारी नहीं होगी। इस प्रकार आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। इस प्रकार नहीं होगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। ठीक है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, ये भाग 1 है। आज से हम अपने भागों के बारे में जानेंगे और अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। गाइस, दरअसल आज से ही हमारी असली पढ़ाई तो आज से स्टार्ट हुई है। दरअसल हमने जो पहले जो किया था वो केवल हमने अपने भारतीय संविधान के बारे में जाना था, अपने भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में जाना था, और हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है वो जाना था। ठीक है। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे किस अनुच्छेद में हमारे लिए क्या प्रावधान है, हम ये जानेंगे। गाइस, देखते हैं पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में क्या दे रखा है? पहले अनुच्छेद में प्रावधान है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा या यूनियन होगा। ठीक है। ये अनुच्छेद याद रखना है, क्योंकि हम जो बात करते हैं भारतीय संविधान की, कम से कम सारे अनुच्छेद याद ना हो तो कम से कम पहला और अंतिम तो याद होना चाहिए कि पहला अनुच्छेद क्या है उसका। तो पहला अनुच्छेद है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और संघ के लिए दोस्तों यहाँ पर जो शब्द लिया गया था वो है यूनियन। यूनियन शब्द लिया गया है। दोस्तों, यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है। तो अमेरिका के जो संविधान में फेडरेशन शब्द दे रखा है, लेकिन हमने यूनियन का प्रयोग क्यों किया है? तो हमने यूनियन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हमारे भारत के जो राज्य क्षेत्र के अंदर जितने राज्य आते हैं वो किसी संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप ऐड नहीं हुए हैं। वो स्वतः ही हमारे भारत में शामिल होकर एक संघ का निर्माण किया है। ठीक है गाइस। अगर देखी जाए अमेरिका का फेडरेशन का मतलब अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द इसलिए प्रयोग में लाया गया है क्योंकि अमेरिका में जो राज्य हैं ना, वो किसी संधि या समझौते के अनुसार ही उसमें शामिल हुए हैं। जो राज्य शामिल हुए वो अपने संप्रभुता को नहीं खोते, यानी वो अपनी संप्रभुता होती है, उनकी अखंडता संप्रभुता, वो अपनी उसे नहीं खोते, लेकिन दूसरे देश में शामिल हो जाते हैं। ऐसे जो राज्य शामिल होते हैं उस देश के लिए हम संघ के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे वो शब्द होगा हमारा फेडरेशन। ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे जो संविधान में वो शब्द है यूनियन। हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है संघ के लिए, फेडरेशन का नहीं किया है। अभी वर्तमान में देखे जाए तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में देखे जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। हम राज्य क्षेत्र की बात करें तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश, ये इन्हीं दोनों में ऐड कर दिए जाते हैं, अर्जित प्रदेश होते हैं। लेकिन ये हमारा जो है राज्य क्षेत्र है भारत का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 का तो तुमने देख लिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा, ये याद रखना है तुम्हें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है वो देखेंगे। अनुच्छेद 2 में प्रावधान है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद का अधिकार है। अगर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराना हो या इनकी नए राज्यों की स्थापना करना, संघ यानी हम कह सकते हैं हमारे भारत में नए राज्यों का प्रवेश कराना हो या स्थापना करानी हो,
तो वो अधिकार किनके पास होता है? संसद के पास है। ठीक है। संसद नए राज्यों को मिलाने के लिए संसद कानून बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती? अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहयुक्त राज्य बनाया गया था। ठीक है गाइस, सहयुक्त राज्य बना दिया गया था। लेकिन उसी सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है, 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम राज्य बनाया गया था हमारा 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है दोस्तों, अब आपके समझ में आ रहा होगा, अगर हमें अपने भारत के अंदर, अपने जो भारत है हमारा, ये हमारा भारत हो गया, ऐसे ही है, कुछ थोड़ा ऐसे गलत हो सकता है, बट आप सही बना लेना, कोई बात नहीं है। ऐसे ही है कुछ। हमारा जो भारत है, इसमें किसी दूसरे देश से कुछ लेना हो या हमें अपने जो कोई दूसरे राज्य का निर्माण करना हो, जैसे सिक्किम बनाया था हमने, ये सिक्किम वाला क्षेत्र, तो उसके लिए जो हमारी संसद है वो साधारण बहुमत से, कैसे बहुमत से? साधारण से कानून बनाएगी और उस क्षेत्र को नया राज्य घोषित कर देगी, या कोई स्थान हमें दूसरे देश में देना हो तो वो साधारण बहुमत से हमारी संसद उसे दे सकती है। ठीक है गाइस, याद रखना है, साधारण बहुमत से हमारी संसद इसके लिए कानून बनाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद का अधिकार। गाइस, जो आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 2 में था विदेश से, यानी दूसरे देश से हमें जो क्षेत्र मिल रहा हो उसके लिए हमें कोई राज्य बनाना हो, या जो हमें कुछ देना हो दूसरे देश को, उसके लिए जो था अनुच्छेद 2 में था। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्य, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, जैसे हमें अगर यूपी का खंडन करके 2 राज्य बनाने हो या एमपी का खंडन करके 2 राज्य बनाने हो, तो उसमें क्या करेगा? अनुच्छेद 3 हमारा कार्य करेगा। नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान में उनके क्षेत्रों, जैसे हमें लग रहा है कि यूपी का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, उसे एमपी में दे दिया जाए तो एमपी में दे देंगे, तो ये भी कार्य कौन करेगा? अनुच्छेद 2-3 के तहत हमारी संसद कार्य करेगी। और उसके नामों में परिवर्तन, अगर हमें किसी राज्य के नाम चेंज कराना हो तो वो उसके लिए भी अनुच्छेद 3 कार्य करेगा और संसद के द्वारा उसके लिए कानून बनाया जाएगा और संसद के पास ये अधिकार है। गाइस, ये अधिकार संसद के पास है। तो और भी इसके और पहलू होते हैं। अब क्या पहलू होते हैं? अगर हमें जिस राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तन करनी हो या नए राज्य का निर्माण करना हो उससे, तो हम हमारे जो राष्ट्रपति हैं उस संबंधित राज्य की विधानमंडल से, जो राज्य होगा उसकी जो विधानमंडल होगी उसके लिए एक मतलब सलाह लेंगे कि हम तुम्हारे जो राज्य क्षेत्र को चेंज कर रहे हैं या तुम्हारा राज्य का नाम बदल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अब राज्य विधानमंडल जो बताएगा कि अगर इसमें चेंज करना है या नहीं करना है। दोस्तों, जो भी सलाह देगा वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी जो संसद है वो सलाह मिलेगी उसके लिए बाध्य नहीं है कि हम बाध्य नहीं, मतलब वो उनकी मर्जी रही वो मान भी सकते हैं और मर्जी रही वो नहीं भी मान सकते हैं उनकी सलाह को। गाइस, अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि जब राष्ट्रपति सलाह के लिए कहते हैं तो कुछ टाइम भी देते होंगे कि तुम्हें कितने दिनों में मतलब इसके लिए सलाह देनी है। गाइस, ये टाइम राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहें तो उनसे कह दें कि 6 दिनों में तुम्हें देना है, चाहे 6 महीनों में देना है।
कितना भी टाइम हो, राष्ट्रपति खुद बताएंगे उन्हें कि इतने टाइम में तुम्हें सलाह हमको देनी है। लेकिन सलाह मानने के लिए संसद हमारी बाध्य नहीं है। संसद साधारण बहुमत से कुछ मतलब नाम परिवर्तन या हमारी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा कब हुआ था। 2004 में आंध्र प्रदेश का नाम चेंज किया गया था। ठीक है गाइस, 2004 में आंध्र प्रदेश का नाम चेंज किया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल थी उससे ये मतलब सलाह के लिए राष्ट्रपति ने मांगी थी सलाह, तो इन्होंने कह दिया हम नाम परिवर्तन नहीं करवाना चाहते, लेकिन फिर भी उनका नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये बता दे रहे हैं। और इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 3 में और क्या हो सकता है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वही है साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत दोस्तों क्या होता है, साधारण बहुमत होता है 50% प्लस 1। ठीक है, 50% प्लस 1 साधारण बहुमत होता है उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान की संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों के बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। मैंने वही बताया, यहाँ पर केवल राज्य की विधानमंडल से सलाह मांगी जाती है, सलाह मिलती भी है या नहीं भी मिलती। जो मिलती भी है तो उस पर जो हमारी संसद है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसके मन में आएगा तो संसद मानेगी, अर्थात उसे लगता है ये गलत है तो वो नहीं भी मानेगी और साधारण बहुमत से पास करके उसका नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों ये हमारे 3 में प्रावधान है। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 4, जो हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र का अंतिम अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है ये देखते हैं। नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों पहले ही उन्होंने कह दिया है कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होगा, तो अब ये 368 कहाँ से आ गया। दोस्तों हमारे संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो 368 के तहत किए जाते हैं। ये संविधान संशोधन है 368। दोस्तों इसके अनुसार 2 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, एक हो गया विशेष बहुमत और एक होता है विशेषा विशेष बहुमत। ठीक है, संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है 368 के तहत, विशेष बहुमत और विशेषा विशेष बहुमत। और अगर कोई पूछे संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है तो वो हो गया 3। तीसरा कौन सा था, साधारण बहुमत, क्योंकि हम यहाँ पर भी तो संविधान संशोधन करते हैं, किसी राज्य का निर्माण कर रहे हैं या उसका सीमा परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर भी तो संविधान संशोधन होता है। तो तीसरा टाइप साधारण विधेयक वाला हो गया। ठीक है, साधारण जो हमारा संशोधन होता है। ठीक है, साधारण संशोधन, विशेषता विशेष संशोधन और विशेष संशोधन, ये 3 प्रकार से होते हैं हमारे, ये 3 बहुमत द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं कुछ मामले ऐसे थे जो कि इसे गलत ठहरा दिए थे। बेरूबारी मामला मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पिछली क्लास आपने की होगी, तो बेरूबारी मामले के बारे में मैंने बहुत बताया था तुम्हें कि हमारी जो बांग्लादेश की सीमा है, हमारा जो भारत ऐसे आता है, ऐसे तो जाता है, यहाँ पर जो बांग्लादेश है इस जगह पर एक चौकी है, वहाँ पर ही एक गांव का नाम है बेरूबारी। दोस्तों इसी जगह को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुआ था और फिर एक समझौता भी हुआ था। ये बेरूबारी मामला हमने
पाकिस्तान को यानी जो बांग्लादेश को सौंप दिया था, और इसे जो सौंपा था वो था 9वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस 9वां संविधान संशोधन के जरिए हमने ये बेरुबारी को सौंप दिया था। अब जो ये जो समझौता हुआ था वो हमारे कौन से आर्टिकल में दे रखा है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के जरिए तो होता है ये सब जगह, जैसे उसमें दे रखा है हमें कुछ लेना हो या देना हो, नए राज्यों का जो प्रवेश कराना हो, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, और वो कौन से तरीके से होगा? साधारण विधेयक से, वो सॉरी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत के द्वारा ये होगा। अब इसी प्रकार लेकिन बेरुबारी मामले में कुछ गलत हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 368 के तहत संविधान संशोधन करा दिया गया था, लेकिन ये गलत था। अब बाद में एक और आता है, वो है बांग्लादेश की सीमा समझौता। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो बांग्लादेश की सीमा समझौता हुआ था, सीमा समझौता से संबंधित है। ये भी इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। अब कुछ बाहरी कड़ियाँ देखते हैं। ये चारों अनुच्छेद दे गए। इसमें जो चौथा अनुच्छेद है, इसमें सीधी सिंपल बात है, जो हमारा संविधान संशोधन होगा अनुच्छेद 2 और 3 में जो संविधान संशोधन होंगे तो वो 368 के तहत नहीं होंगे। ठीक है, उसमें जो सारे विषय दे रखे हैं अनुच्छेद 2 और 3 में, जो भी उससे संबंधित संविधान संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा, वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। केवल 4 में ये प्रावधान है, याद रखना है। चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न कई बार बनते हैं। दोस्तों हर जगह पर एक प्रश्न छुपा हुआ है, तुम्हें बस उसे देखना है कहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित प्रश्न आप अपने माइंड में बनाइए, अपने दिमाग में बनाइए, या इन्हें जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें नोट भी करिए, उसके अनुसार आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कुछ बाहरी कड़ियाँ। बाहरी कड़ियाँ यानी देखेंगे कि अब हमारे जो राज्य बने थे वो किस प्रकार बने थे, और हमारा जो भारत है वो संघ किस प्रकार बना था, जो सारे राज्य आए थे कैसे कैसे आए थे। ठीक है, ये जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के तो जरिए, इसी में तो दे रखा था 2 देश बनाए गए थे, एक भारत था एक पाकिस्तान था। पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं, मर जाए वो, लेकिन हमें अपना भारत देखना है। दोस्तों हमारे भारत की जो सीमाओं के अंदर जो टोटल रियासतें जो थीं वो कितनी थी? 552 रियासतें थीं, जिसमें से शामिल कितनी रियासतें हुई थी? 549 रियासतें हमारे भारत में शामिल हो गई थी स्वतः ही, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो शामिल नहीं हुई थीं। ठीक है, प्रश्न यहीं पर बनता है कि प्रारंभ में भारत में कितनी रियासतें शामिल नहीं हुई थी? तो वो उनकी संख्या थी 3। यह पूछा जाएगा प्रारंभ में भारत में कितनी रियासतें शामिल हुई थी, तो वो थी 549। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों जो 3 रियासतें शामिल नहीं हुई थी वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 रियासतें थीं जो प्रारंभ में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में शामिल नहीं हुई थी देश में। अब ये शामिल कैसे हुई? अब तो ये तीनों की तीनों हमारे भारत में हैं, ये शामिल कैसे हुई? दोस्तों हैदराबाद का बहुत फेमस है। दोस्तों हमारे जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बस उन्हीं की बदौलत है कि ये सारी जो रियासतें हैं हमारे आज भारत के अंदर हैं। अगर वो ना होते तो ये सारी रियासतें खुला घूम रही होती और अपना जैसे उस प्रकार होता जैसे बीच भारत में जाके हैदराबाद पड़ेगा, जब भारत के बीच में जाकर के ये लोग जाकर अपना मतलब यहाँ बीच में आकर के करेंगे हैदराबाद, तो उस प्रकार हो जाएगा जैसे किसी व्यक्ति के हृदय में रोग लग जाता है। इसी प्रकार ये हमारे हृदय में था, बीच में था, तो इसमें अगर ये हमारे भारत में शामिल नहीं होता तो उस प्रकार होता जैसे किसी हृदय में रोग लगने के कारण व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है, उसी प्रकार हमारे भारत की दुर्दशा हो जाती। दोस्तों हमने हैदराबाद को शामिल किया था
13 सितंबर 1948 में, और सैन्य कार्रवाई द्वारा इसे शामिल किया गया था। जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उसे एक नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। दोस्तों ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? वो था सैन्य कार्रवाई हैदराबाद को भारत में शामिल करने से। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो है हैदराबाद को भारत में शामिल करने से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं जूनागढ़ हमारे भारत में कैसे शामिल हुआ था? जनमत संग्रह से। दोस्तों जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह होता है दोस्तों वहाँ की जनता द्वारा वोटिंग की जाती है कि तुम भारत में जाना चाहते हो, इसलिए यस या नो। दोस्तों जितने यस होते हैं, अगर यस की संख्या ज़्यादा आती है, अगर यहाँ की संख्या ज़्यादा आती है तो भारत में शामिल होंगे, अगर नो की संख्या ज़्यादा आती है तो नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रणाली को हम जनमत संग्रह कहते हैं। तीसरी जो कश्मीर थी, कश्मीर को हमने जो भारत में किस प्रकार ऐड किया था? कश्मीर को दोस्तों हरिचंद, जो वहाँ के राजा जो थे कश्मीर के, हरिश्चंद्र, उनके द्वारा विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था उन्होंने। उस विलय पत्र के द्वारा हमने अपने भारत में कश्मीर को भी ऐड किया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे को देखते हैं कुछ, आगे क्या होता है। अब हम देखेंगे हमारे भारत के अंदर जो राज्य हैं वो किस प्रकार हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, और दोस्तों हमारे जो राज्य बने थे भाषा आधार पर वो किस प्रकार बने थे, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस रही थी, हम उनके बारे में सीक्वेंस से जानेंगे। दोस्तों सभी को मालूम है अभी राज्यों की संख्या 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले 29 राज्य थे, लेकिन 29वां राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में से जम्मू अलग हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख हमारा अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं हमारे राज्य किस प्रकार बने थे, उनके लिए भाषा के आधार पर क्या क्या प्रोसेस रही थी, सीक्वेंस से देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली, क्या नाम है, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। दोस्तों फजल अली के द्वारा या फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 मतलब बनाया गया। ठीक है, इसमें जो अन्य सदस्य जो थे वो कौन से थे? के.एम. पानीकर और H.N. कुंजरू, ये 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहता था। हम जो भारत में जो राज्य बनाएंगे वो भाषा के आधार पर होने चाहिए, इनकी ये सिफारिश थी। दोस्तों इसी के आधार पर, यानी ये भाषा के आधार पर चाहता था, इसी की कुछ अनुशंसा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। ठीक है, याद रखना प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया था, 2007 में भी पूछा गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसकी सिफारिश पर किया गया था, मतलब लागू किया गया था? तो दोस्तों वो था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की है, और उनकी अध्यक्ष रहे थे फजल अली रहे थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न इसी प्रकार बनते हैं और यहीं से बनते हैं कुछ, पर हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से बनते हैं। ठीक है, हम जो आगे जा कर के जब क्विज कराएंगे तो मैं जो सारी मतलब जो इसमें सारे एक एक चैप्टर से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, जब तुम्हें प्रश्न भी पूछे जाएंगे उसके आंसर भी तुम्हें ही देने होंगे, और दोस्तों तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, आगे की क्लास में बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए थे उन्हें किस किस प्रकार थे और क्या प्रोसेस रही थी, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार तो मतलब 1956 में बना दिया ही गया, मतलब ये बनाया था। इसके पहले और क्या हो रहा था, ये तो 1956 की बात हो रही है, इससे बनने से पहले और क्या हो रहा था? दोस्तों सबसे पहले जो था भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था जून 1948 में।
इसके अध्यक्ष रहे थे एस के घर रहे थे। इनकी जो रिपोर्ट, इस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या कहा गया था, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट जारी की गई थी इनकी। उसमें कहा गया था जो राज्य बनेंगे वो भाषाई आधार की बजाय, मतलब भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए, वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनने चाहिए। जो राज्य भारत में बने वो भाषा के आधार पर न बन करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसे हम कैसे माने, तो दोस्तों इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। इसकी जो भाषाई आयोग जो था, इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, उसका नाम था जेबीपी समिति। जैसे जवाहरलाल नेहरू, पी से जो वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है गाइस। और ये समिति कब बनाई गई थी, दिसंबर 1948 में, ये इसी सन में बनाई गई थी जब जिसकी रिपोर्ट आई थी इसी की जांच के लिए। ठीक है गाइस। अब जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में। अब जेबीपी समिति अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है, जेबीपी समिति कहती है अपनी रिपोर्ट में कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा। राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे तमिल कहीं बोल रही है तो वहाँ पे उसी प्रकार का राज्य बनाया जाए, क्योंकि तमिल लोग रहें वहाँ पर, तमिल भाषा है। मालूम पड़े कि हम यूपी राज्य में एक भाषा हिंदी रख लें और वहाँ पे तमिल लोग रहें, उन्हें साला बोलने में भी दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस। अब देखते हैं हमारा जो था, तुमने देख लिया रिपोर्ट में, जेबीपी समिति की रिपोर्ट में भी ये मान लिया गया कि भाषा के आधार पर बनना चाहिए। और तभी तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बनाया गया था, और इसके अनुसार ही आगे जाकर 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ, और इसके अनुसार जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है। और भी अब कुछ और पहलू देखते हैं। ये बनाया गया था इससे पहले 1953 में, आपने पढ़ा होगा 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है। और वो जो अधिनियम आया 1956 में आया है। इससे पहले इसका कैसे निर्माण हुआ दोस्तों, इसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामलू, एक इस नाम के, ये जो पोट्टी श्री रामलू एक व्यक्ति थे, ये चाहते थे कि हमारे राज्य का गठन जो हो वो भाषा के आधार पर हो। ठीक है। इनकी जो भूख हड़ताल चल रही थी, ये 56 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, और दोस्तों 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई अक्टूबर 1953 में। अक्टूबर 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद तो जो अब और भी मतलब जो लोग शांति जो थे, अहिंसा का जो मार्ग अपनाए थे, वो दोस्तों अहिंसा का अपना लिए। क्या भाई, अब उनके जो नेता मारे गए, और वो भी किस वजह से, कि भूख हड़ताल पे बैठे थे और सरकार ने उनकी नहीं सुनी, इस कारण मारे गए थे। तो दोस्तों अब वो हिंसा में बदल गई, तो हिंसा में अब वो उसे कैसे बंद कराएं, तो दोस्तों उसी टाइम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। ठीक है दोस्तों। और वो भी कब, अक्टूबर 1953 में, वो सब बंद कराने के लिए, क्योंकि अब हिंसा होने लगी है, वहाँ पे मार तोड़ होने लगी है, तो ऐसा तो करना गलत तो हुआ। अब कैसे रोका जाए, तो दोस्तों उसी टाइम अक्टूबर 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि अब वो भाषा का जो था वो तो 1956 में आया था, लेकिन 1953 में ये कैसे गठन हो गया दोस्तों, इसीलिए हुआ था क्योंकि उनकी जो महान व्यक्ति जो थे पोट्टा श्री रामलू, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण हुई थी। और इसी कारण जो विद्रोह होने लगा था, और उस विद्रोह को दमन के लिए उनकी मांगों को मांग पूरी की गई। उनकी मांग थी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो दोस्तों उनकी ख्वाहिश पूरी गई 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है दोस्तों। अब जो जितने भी राज्य बनाए गए हैं उनकी, चलो ये देखते हैं कौन सा राज्य की स्थापना कब हुई है, और वो भी भाषा के आधार पर। राज्य और गठन वर्ष। ठीक है, एक साइड में दोस्तों मैंने राज्य लिखा है, दूसरे साइड में मैंने लिखा है उसका जो गठन वर्ष कब रहा है। दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया था।
दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, गुजरात का 1 मई 1960 को हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में आता है, 1 दिसंबर 1963 को होता है। ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पर हमारा हरियाणा आता है, हरियाणा 1 नवंबर 1956 को होता है, सॉरी 66 को होता है, 66 है दोस्तों यहाँ पर। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 25 जनवरी 1971 को होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेघालय, मेघालय 21 जनवरी 1972। दोस्तों 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन होता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इनका डेट एक ही है गाइस, याद रखना है तुम्हें। और नेक्स्ट जो राज्य आता है हमारा सिक्किम, सिक्किम 16 मई 1975 को और 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है हमारा मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का एक साथ में होता है, वो थी 20 फरवरी 1987। और ये दोनों राज्य जो हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा गोवा। गोवा का जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है हमारा 9 मई 1987 को। ठीक है दोस्तों। अगला जो आता है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर 9 है दोस्तों। अगला जो आता है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। फिर आता है दोस्तों, ये अब जो आएंगे सारे 2000 में है, 3 राज्यों का 2000 में थोड़ा डेट चेंज हो गई है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। दोस्तों इनकी जो डेट है याद रखना, क्योंकि ये मेल के लिए आती है, सीक्वेंस लगाने के लिए आती है और मेल लगाने के लिए आती है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। याद रखेंगे, वो सब 2000 में। नेक्स्ट जो अंतिम हम दोस्तों, ये जो अंतिम राज्य जो था वो था तेलंगाना, जो कब ऐड हुआ है 2 जून 2014 को। दोस्तों अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका कोई राज्य हो गया, अगर मैं इसका नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसका नाम बदल के, जैसे यूपी है हमारा, यूपी से उत्तर प्रदेश की जगह पर मैं कुछ इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो वो किस प्रकार होगा आप अपने मन में सोचिए। फिर थोड़ा वीडियो को पीछे तक देखिए कि मैंने किस प्रकार बताया था। दोस्तों वो आर्टिकल है हमारा, चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, वीडियो तो आप नहीं देखोगे क्योंकि आर्टिकल है हमारा 3। अनुच्छेद 3 के तहत हम उसका नाम में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। और हमारा जो संशोधन होगा वो किस प्रकार होगा, वो दोस्तों होगा साधारण विधेयक द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, यानी संशोधन करेंगे। और वो हमारे नाम परिवर्तन हो सकता है, सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जो मेरी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अब जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो है हमारी नागरिकता। दोस्तों नागरिकता बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम कम से कम हम भारत के नागरिक हैं, इस वजह से तो हमें वो वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।